आज हमारी कार्यशाला का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए खुद को समझने की कला को सीखा है। खुद को समझने से सीधा आशय है कि जो हमारा जीवन है, जैसे हम हैं, वह यदि अव्यवस्थित है, वह यदि जहाँ होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, वैसे नहीं है, वह अपनी सही जगह पर नहीं है, तो जीवन के उस अपने स्थान से च्युत होने के इस दुर्घटना को सबसे पहले हम साथ साथ चलते हुए समझ रहे हैं और समझने के लिए उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। उस देखने में ही वह अवधान, वह होश, वह जागरण भी शामिल है जो सहज रूप से घटित होता है। कहें तो ऑर्गेनिक रूप से घटित होता है। हम किसी ध्यान का आयोजन नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं को समझने में ही जो समीचीन, जो सम्यक रूप से आवश्यक है, उसे उद्घाटित कर रहे हैं। जो स्पष्ट रूप से बाहर हमें यदि कुछ समझना है, देखना है, जानना है, तो हमें उस वस्तु के बारे में ही केवल जागने की आवश्यकता पड़ती है। उस वस्तु के सीमित दायरे में ही उसे समझने के लिए सीमित रूप से हम उसके प्रति सजग होते हैं। लेकिन यदि हमें खुद को जानना है, खुद को समझना है, तो हमें अपने पूरे होने के प्रति, अपने होने के प्रति भी सजग होना पड़ेगा। साथ ही हमारा जिनसे संबंध है, संबंध का जो प्रारूप है, संबंध का जो ढंग है, जो ढर्रा है, उसके प्रति भी सजग होना आवश्यक है, उपयुक्त है। और जैसे ही हम यह प्रश्न उठाते हैं कि खुद को देखना क्या है, समझने के लिए खुद को अवलोकन करना क्या है, खुद का अवलोकन करना क्या है, वैसे ही सहज रूप से मांग के अनुरूप, प्यास के अनुरूप सजगता उगने लगती है, अंकुरित होने लगती है। उसी क्रम में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चलते हुए हम लोगों ने आज भोर में, जबकि पूरी प्रकृति जाग रही थी, जब सूर्य का आगमन होने ही वाला था, जब पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे, जब फूलों में अभी अभी गंध आनी शुरू हुई थी, फूलों में अभी अभी उल्लास भरना शुरू हुआ था, उसी समय हम लोग भी जागे। हम लोगों ने अपने अंदर सहज रूप से उठ रहे, सहज रूप से जाग रहे उस चैतन्य को, उस जागरण को घटता देखा। वैसे ही जैसे कि सब कुछ सहज ही प्रकृति में घट रहा था। हम लोग साथ साथ बैठे, साथ साथ हम लोग भोर की सैर पर गए
वहाँ पर हम लोगों ने साथ साथ चेरी के खिले हुए फूलों को देखा। यह वह समय है जब प्रकृति हिमालय का श्रृंगार कर रही है। वह अपने नए नए फूलों से, जीवंत फूलों से वह धरती को सजा रही है और उसकी सजावट में श्रेष्ठतम जो उसने आभूषण पहनाए हैं उसमें चेरी के फूल हैं। वे शुभ्र फूल जो कि हरे भरे खेतों में इस तरह से उगे हुए हैं जैसे किसी ने हरे रंग की साड़ी पहन करके सुंदर श्वेतवर्णीय श्वेत रंग के गहने धारण किए हों और हिमाच्छादित शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानो प्रकृति ने हीरो का मुकुट धरा को पहनाया हो, जिनका हमने साथ साथ अवलोकन किया। साथ साथ चलते हुए, साथ साथ बैठ करके देखते हुए हमने वह बुलबुल का जोड़ा देखा जो कि चेरी के खिले हुए फूलों के सबसे ऊपर चोटी पर, उस वृक्ष की चोटी पर वे गा रहे थे। गाते गाते वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उड़ करके जा बैठते थे। पूरी प्रकृति इस समय महोत्सव में है और इसी महोत्सव में हम उस महोत्सव के आवाहन में संलग्न हैं जो कि कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसकी कला एक बार सीख लेने पर सदा सर्वदा के लिए, यदि समय की बात करें, यदि स्थान की बात करें, तो सदा सर्वत्र के लिए वहाँ महोत्सव ही घटित होने लगता है। और वह महोत्सव जीवंत महोत्सव, जैसे प्रकृति जब आभूषण धारण करती है, जब परिधान धारण करती है, तो वे परिधान जीवंत होते हैं। जिस रंग को वह धारण करती है वह जीवंत होता है। वह गेहूं की, मटर की, सरसों की पत्तियों, फूलों, जिसमें प्राण बह रहा है उसका परिधान धारण किए होती है। वह जीवंत फूलों को धारण किए होती है जिसमें भंवरे, तितलियां गुंजार करते हुए मंडराते जाते हैं। ऐसा ही महोत्सव हम अपने भीतर स्वयं को देखने की कला को सीखते हुए उद्घाटित करते चल रहे हैं। वह अशेष महोत्सव, वह अपार महोत्सव जो कि घट ही रहा है, उस पर न जाने किस दुर्भाग्य से, न जाने किस बेला में भ्रमित होकर के, न जाने कैसे इस प्रमाद में हमने उस महोत्सव से अपने को वंचित कर दिया है। उस वंचना को, उस वंचित होने की संरचना को हम समझते हुए उस महोत्सव में अपने को लीन कर रहे हैं। उसी कला को हम साथ साथ चलते हुए इस कार्यशाला के आज तीसरे दिन तक सीखते आगे बढ़ रहे हैं।
हम जिन तरह के उत्सवों को जानते हैं, जिस तरीके हम उत्सवों का आयोजन करते हैं, वे सारे उत्सव समय बाध्य हैं। वे तिथि बाध्य ही नहीं हैं, वे समय बाध्य भी हैं। हम जिन उत्सवों का आयोजन करते हैं, जिन उत्सवों को हम रचते हैं, वे उत्सव योजनाबद्ध होते हैं। वे उत्सव हमारे द्वारा रचे जाते हैं। यदि हम किसी साँझ कोई उत्सव मना रहे हैं तो उसका हम विधान करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उसके लिए हम जुटते हैं और हमारी सारी ऊर्जा उस उत्सव के आयोजन में खर्च हो जाती है। और जब वह उत्सव घटित होता है, जिसे हम बड़े लालायित होकर के संजोते हैं, आयोजित करते हैं, जब वह उत्सव घट रहा होता है, उस समय हमारे पास क्षमता ही नहीं होती है कि उस उत्सव का हम आनंद ले पाएं। हमारे पास ऊर्जा ही नहीं होती है कि हम उस उत्सव को मना पाएं। जैसे हम विवाह का उत्सव, कोई भी युवा विवाह के उत्सव का स्वप्न देखता है अपने जीवन में, वर्षों वर्ष वह यह स्वप्न देखता है, उसका आयोजन करता है, उसके लिए वह मंसूबे पालता है, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यह समूची घटना समय में उसके अंदर चलती रहती है। समय में यह सारी योजनाएं बनती चली जाती हैं और जब वह घड़ी आ जाती है जिसकी उसने बड़ी योजना बना करके, बड़ा आयोजन करके, बड़े लालायित होकर के, बड़ी जतन करके वह उत्सव ले आया, वह उत्सव आया, उसके पास उस उत्सव में सम्मिलित होने की ऊर्जा ही नहीं होती है कि वह उस उत्सव को मना पाए। साथ ही वह कला ही नहीं होती है जो किसी उत्सव को मनाती है, क्योंकि उत्सव समय में नहीं मनाया जा सकता है। उत्सव की योजना हम समय में मना सकते हैं, पर उत्सव समय में नहीं मनता है। उत्सव जब भी मनेगा, अगर कहा जाए तो अभी और यही मनेगा। उसका आयोजन हमारी सारी ऊर्जा को खा चुका होता है। उसके आयोजन में हम अपने अंदर उस कला को खो चुके होते हैं, जिस कला से अभी और यही उत्सव मनाया जाता है। और दुर्भाग्य कि हम अपने जीवन में आयोजन तो खूब करते हैं, आयोजन तो अनगिनत करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे जीवन में उत्सव नहीं घटित हो पाता है। और मजा ऐसा है, रहस्य कुछ ऐसा है कि यदि उत्सव मनाने की कला है, अभी और यहीं जीने की हमारे अंदर कला है, अगर हम शब्दों में और देश में न्यूनतम पर सरक कर बात करें, हो सकता है कि देश और काल भी, चाहे वह अभी और यहीं का हो, वह उत्सव में बाधा हो। लेकिन बातचीत ही ऐसे निर्मित हुई है, भाषा ही ऐसे निर्मित हुई है कि वह जैसे ही हम कहते हैं देश काल के पार उत्सव, तो वो हाथ से फिसलती सी मालूम पड़ती है। इसलिए हम यह साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं कि जो उत्सव है, जो महोत्सव है, यदि उसे मनाने की कला अर्थात अभी और यहीं होने की कला है, तो जीवन महोत्सव है। न जाने कितना कुछ यहाँ पर घट रहा है जो महोत्सव है। प्रकृति सतत महोत्सव में है। कभी पतझड़ का महोत्सव होता है, ढूंढे पेड़ों का अभूतपूर्व सौंदर्य होता है, जब वह
नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अपने सारे पत्तों को झाड़ करके खड़े होते हैं। उनकी टहनियाँ, उनकी डालियाँ वे बिल्कुल ही पत्तों, फूलों, फलों से मुक्त होती हैं। उनका सौंदर्य अभूतपूर्व होता है, अनूठा होता है, न्यारा होता है। और जब वे श्रृंगार करते हैं, जब पत्ते आते हैं, जब कोपलें आती हैं, जब उनमें फूल आते हैं, जब बसंत आता है, उसका अपना सौंदर्य होता है, उसका अपना परिधान होता है, उसका अपना उत्सव होता है। और जब फल आते हैं, जब गंध से पूरी बगिया महकने लगती है, जब फल मीठे होने लगते हैं, उस समय नटखट पंछियों का आना जाना, उनका फलों से रसास्वादन, भौरों, तितलियों से घिरे होना, वह अपना उत्सव है। प्रकृति तथाकथित मृत्यु से लेकर के तथाकथित जीवन तक और मृत्यु और जीवन के पार जो उसका महोत्सव है, उससे कभी भी वंचित नहीं है। यह समूचा जीवन महोत्सव से वंचित नहीं है। मात्र हम लोग किसी चूक के कारण, किसी बुनियादी वहम के कारण, भ्रम के कारण, गलत मोड़ के कारण हम उत्सवों का तो जीवन में खूब आयोजन करते हैं, और वो भी उत्सव जो हमारे संस्कारित चित्त के द्वारा पैदा किए जाते हैं, संस्थाओं के द्वारा पैदा किए जाते हैं, जो कि घटे भी तो वो उत्सव नहीं है, क्योंकि वो इस निर्जीव संस्था सोच विचार के द्वारा प्रक्षेपित हैं। पहली बात तो वे इस निर्जीव संस्था के द्वारा प्रक्षेपित हैं, सम्मोहित हैं, सुझाव दिए गए हैं, संस्कार दिए गए हैं। उनके आधार पर वे सारे उत्सव यदि हम आयोजित करते हैं और वे उत्सव घटा भी जाते हैं तो वे उत्सव नहीं है। और सम्मोहन की भी बात करें, संस्कारों की भी बात करें, तो भी हमें उन उत्सवों की मनाने की कला हमको पता नहीं है, हम खो चुके हैं। क्योंकि उत्सव, जैसा कि हमने बात की कि उत्सव जब भी घटेगा वह अभी और यहीं घटेगा। तो यदि हम यह साथ साथ देख रहे हैं कि हम कभी भी अभी और यहीं में जो है उसका रसास्वादन, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, हमारे अंदर वह कला ही खो गई है जो अभी और यहीं का आनंद लेती है, अभी के और यहीं के आनंद में रमती है। लेती भी नहीं, रमती है। लेने वाला भी नहीं होता है, रमने वाला होता है। लेने वाले से रमने वाले, रमने में और लेने वाले में बुनियादी फर्क है। रमने में कोई रमने वाला नहीं होता है, पर लेने में लेने वाला होता है। उसके कारण ही वह आनंद कभी भी नहीं घट पाता जो सहज है, ऑर्गेनिक है। फिर हम साथ साथ चलते हुए इस बात का अनुसंधान कर रहे हैं, इस तथ्य को देख रहे हैं कि हमारा जीवन उस चारों ओर घट रहे महोत्सव से वंचित है। फिर बात आती है कि यह जो वंचना है इसकी प्रकृति क्या है, इसकी संरचना क्या है। क्या इसकी प्रकृति, इसकी संरचना, इस वंचना की संरचना वह जो सोच विचार के आयोजन से बनी है, उस सोच विचार की समूची प्रक्रिया जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने इस मैं का निर्माण किया है और इस मैं की सारी योजनाओं, सारे प्रक्षेपणों, सारे दुखों, सारी पीड़ाओं का आयोजन किया है, या इसकी बनावट में ही सारी पीड़ाएं, सारे दुख स्वाभाविक रूप से घटते चले आते हैं, उसका हम साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं। और वहां इस वंचना की प्रक्रिया जो कि हमारे द्वारा रचे गए समय की प्रक्रिया है, क्योंकि सोच विचार समय है, सोच विचार तथाकथित इस कल्पित समय में काम करते हैं, गति करते हैं।
वह समय जो हम रचते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर यदि 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब अलग अलग समय है। 8 अरब अलग अलग समय से आशय है 8 अरब अलग अलग भविष्य हैं। हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के चल रहा है। 8 अरब अलग अलग अतीत हैं। हर व्यक्ति अपने निजी अतीत को लेकर के चल रहा है। तो यह जो 8 अरब अलग अलग समय हैं, यही विचारों की रीढ़ है। और इसी अलग थलग अतीत, भविष्य और इसके बीच झूलते भासते तथा कथित क्षुद्र से क्षुद्रतम इकाई के रूप में वर्तमान को हम समय कहते हैं। और समय के साथ साथ यही संरचना हमारा निर्माण करती है, हमारी अलग थलग सत्ता का निर्माण करती है। हम 8 अरब अलग अलग समय के द्वारा निर्मित 8 अरब अलग अलग मैं हैं इस पृथ्वी पर। तो हम साथ साथ चलते हुए भीतर प्रवेश करते हैं। और यदि यह समय की संरचना हमारा निर्माण करती है, तो इस समय की संरचना के द्वारा हमारा अंत संभव नहीं है। यदि हम समय की संरचना को माध्यम बना करके अपना अवलोकन करने जा रहे हैं, अपने को समझने जा रहे हैं, तो यह कभी नहीं सही होगा। यह समय की संरचना तो मैं के द्वारा रचे पचे जीवन को बनाने के लिए है। उसका उपयोग करके हम अपने को न समझ सकते हैं, न इस कृत्रिम बनावटी संरचना का, जिसकी वजह से इस चहुं ओर घट रहे महोत्सव से हमारी वंचना होती है, हमारा छूट जाना होता है, चूक जाना होता है। उसको नहीं पाया जा सकता, उसको नहीं घटाया जा सकता इस समय की संरचना से। तो हम उस निवारक उद्धारक प्रश्न पर साथ साथ आते हैं कि खुद को वह देखना क्या है, खुद का वह अवलोकन करना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं समय हूं, मैं समय का उत्पाद हूं। और मैं अगर इस पूरी मैं की संरचना का अवलोकन करने जा रहा हूं, तो न तो यह करेक्ट होगा, न तो यह शुद्ध होगा, ठीक होगा, और न ही यह निवारक मुक्तिकारी ठहरेगा। क्योंकि यह उस पार जाने ही नहीं देगा हमें जिस पार वह महोत्सव है। यह अपने ही दायरे में प्रक्षेपण करके इर्द गिर्द घूमेगा। हम उस महोत्सव की अवस्था का प्रक्षेपण कर लेंगे, उसका ख्याल बना लेंगे, और वह ख्याल वही समय की प्रक्रिया बना रही है। वह मिथ्या ख्याल है, न कि वास्तविक महोत्सव। और उस ख्याल से हम उसको पाने की कोशिश करेंगे, उसमें यत्न करेंगे, जो कि सारी दुनिया के तथाकथित साधु संत आध्यात्मिक लोग करते चले आ रहे हैं। उन्होंने मुक्ति का, उस महोत्सव का एक ख्याल बनाया हुआ है, एक धारणा बनाई हुई है, और उसका वो पालन कर रहे हैं, या उसको पाने के लिए वो यत्न कर रहे हैं, जो कि उसी चक्र में, उसी जाल में फंसे होना है। पर यदि यहां तक हम साथ साथ चलते हुए इस तथ्य को समझ रहे हैं कि मैं यदि अपना अवलोकन करता हूं, अवलोकनकर्ता के रूप में अपने को समझने के लिए अपनी इस तथाकथित तिलिस्मी प्रक्रिया जो मैं की है, विचार की है, जिसने गलत मोड़ लेकर के जीवन और संबंधों में अनुचित हस्तक्षेप किया है, और जिसकी वजह से महोत्सव का जीवन चूका जा रहा है, अनंत युगों से चूका जा रहा है। अगर हम युगों की बात करें, अनंत जन्मों से चूका जा रहा है। अगर हम जन्मों की बात करें, तो फिर वह प्रश्न, वह निवारक प्रश्न उठ करके सामने आता है कि वह अवलोकन, वह अटेंडिंग, अवधान, जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह प्रश्न
मन के द्वारा सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे सामने जब यह प्रश्न प्रस्तुत होता है, यदि मन तत्क्षण इसे खारिज कर देता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मन की समझ में आने वाला यह प्रश्न नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मन कहीं न कहीं गहरे में समझता है कि यह मेरी सारी संरचना का अंत कर देगा यह प्रश्न। इसलिए मन इसको तत्काल खारिज कर देता है कि जिसमें मैं नहीं हूं, जिस जागरण में मैं नहीं हूं, ऐसे जागरण का औचित्य क्या है? जिस जीवन में मैं नहीं हूं उसमें मेरा क्या फायदा है? ये तो बिल्कुल असंगत प्रश्न है। लेकिन यह असंगत प्रश्न नहीं है, यह असंगति के अवसान का प्रश्न है। यह समूची असंगति है जो मैं के रूप में, सोच विचार के रूप में जीवन और संबंधों पर आच्छादित है, इसके समूल अवसान का प्रश्न है, जिसका हम साथ साथ चलते हुए अवलोकन कर रहे हैं और इस प्रश्न को उठा रहे हैं। हम लोगों में न कोई गुरु है जो कि कुछ इस प्रश्न को अवसान कर देगा, न हम किसी विधि का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि कोई विधि जो समय द्वारा निर्मित है वह समयातीत में प्रवेश नहीं करा सकती है। कोई भी शास्त्र जो समय में अस्तित्वमान है, सारे शब्द समय के द्वारा रचे जाते हैं, सारा ज्ञान समय की पृष्ठभूमि पर समय के पात्र में रखा जाता है। हमारे भीतर वह जो ज्ञान रखा हुआ है, चाहे वह कितना ही अचूक ज्ञान हो, वह समय के पात्र में रखा गया है। मस्तिष्क हमारा समय से बना हुआ पात्र है और उस पात्र से कभी भी हम समयातीत जो है, जो इस कृत्रिम संरचना के पार है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। साधारण सी यह बात है, इसको हम अभी और यहीं सत्यापित कर सकते हैं। फिर यदि हम इस प्रश्न के साथ साथ चल रहे हैं कि वह अवलोकन, वह अवधान क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अवधान तो है, यहां तक मैं साथ साथ चलते हुए पहुंचा हूं कि मुझे अपने को, अपनी वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए समझना होगा, खुद को समझना होगा, जिसके लिए देखना होगा और खुद के प्रति जागना होगा। इस सवाल के साथ ही कि खुद के प्रति जागना क्या है, और यह सवाल यह कहता है कि खुद के प्रति जागना अर्थात जागने वाले का अभाव, जिसमें जागने वाला न हो वही जागना, खुद के प्रति जागना है। अन्यथा सीधी सी बात है कि जागने वाले के रूप में जागरण जो है वह नहीं घटेगा। जागने वाले के लिए मैं जागने वाला हूं, और जागने वाले के रूप में अगर मैंने अपने को अलग कर लिया तो मैं किसी और चीज के प्रति जाग रहा हूं, न कि खुद के प्रति। अगर मैं खुद के प्रति जाग रहा हूं तो वहां पर ऐसा जागरण होना चाहिए जो कि मैं नहीं कर रहा हूं। जागरण तो हो पर मैं नहीं कर रहा हूं। और यहां पर वह रहस्य खुल करके आता है जिसमें जागरण तो है, मैं नहीं है। यह वह प्रसाद है जागरण जिसमें मैं नहीं है। और यह प्रश्न जब समुचित रूप से उठाया जाता है कि वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, उसका सीधा सा आशय है कि इस प्रश्न के उठने में ही जो महोत्सव के ऊपर आच्छादित यह कृत्रिम संस्थान है मैं का, इसके सारे क्रियाकलापों का, इसके सारे व्यापारों का, वह तत्क्षण खत्म हो जाता है। एक पल भी खर्च करने की देर नहीं है। अगर वह खर्च हो रहा है, इसका मतलब है कि सवाल ठीक से उठाया नहीं गया।
यह मैं संस्था, इस संस्था का व्यापार, जिसके लिए यह सवाल उठ रहा है, जिसके समझने के लिए यह पूरा प्रश्न हम साथ साथ उठा रहे हैं कि वह अवधान, वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। इस प्रश्न के उठने में ही वह अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूं। साथ ही मैं नहीं कर रहा हूं, उसके साथ ही समूची मैं संस्था का अंत है। क्योंकि यह अवलोकन ही तब हो सकता है जब इस संस्था का अंत हो चुका हो, और इस संस्था का अंत होना समूचे तिलिस्म के व्यापार का अंत होना है। और वहां इस प्रश्न के उठने के साथ ही, इस प्रश्न के अभिप्राय आशय के घटने के साथ ही वह महोत्सव है। वह महोत्सव जो इस कृत्रिम संस्था के द्वारा नहीं रचा गया है, वह महोत्सव जो यह बनावटी संस्था नहीं रचती है। इस प्रश्न का उठना, इस कालातीत प्रश्न का उठना और वहां पे अकाल का उद्घाटित हो जाना, उस अकाल महोत्सव, अशेष महोत्सव, देशातीत महोत्सव का उद्घाटित हो जाना है। तो भोर के इस सत्र के साथ ही, इस वार्ता के साथ ही, हम इस प्रश्न के साथ फिर से, जो कि हम पिछले 2 दिनों से बने हुए हैं, प्रश्न चूक जाए, छूट जाए, लेकिन जब भी वह प्रश्न हम ले रहे हैं, बिल्कुल ताजा प्रश्न ले रहे हैं, ऐसे कि जैसे अभी अभी यह प्रश्न उठाया गया है। इस अस्तित्व में पहली बार अभी उठ रहा है। चाहे पिछली बार प्रश्न जो उठाया था वह भी समीचीन रहा हो, वह भी ताजा रहा हो, लेकिन वह हमारे पूरे होने में से पोंछ दिया गया है, मिट गया है। यह प्रश्न जब भी उठ रहा है, बिल्कुल ताजा उठ रहा है। इसका समय की निरंतरता, कहने को हम कहते हैं कि 2 दिन से हम साथ में हैं, लेकिन इसका समय की निरंतरता से कोई भी सरोकार नहीं है। जब भी हम यह प्रश्न उठा रहे हैं, बिल्कुल ताजा प्रश्न उठा रहे हैं कि वह अवलोकन, वह अवधान क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। इतनी सी बात के साथ अभी यह वार्ता हम प्रश्नों के साथ रहते हुए आगे बढ़ाते हैं।